वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार ला लीगा में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीकेंड है क्योंकि बार्सिलोना आज अपना बहुत इम्पोर्टेंट गेम अगेंस्ट ओसासुना खेलने जा रही है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट गेम नहीं है बल्कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट गेम होने जा रहा है, मैड्रिड डर्बी। और मैड्रिड डर्बी का रिजल्ट बार्सिलोना के लिए बहुत मैटर करेगा। देखो, बार्सिलोना ने अभी 7 के 7 गेम्स जीत लिए हैं और अपना अगर 8वां गेम, जिसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अगर बार्सिलोना अपना 8वां गेम जीत जाती है अगेंस्ट ओसासुना, और रियल मैड्रिड अगर अपना गेम अगेंस्ट एथलेटिको डी मैड्रिड ड्रॉ कर जाती है या मैच हार जाती है या मतलब पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है 2 या 3, तो बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है इस कैंपेन में। 8 गेम्स के बाद अगर बारसा का परफेक्ट ही स्टार्ट रहता है और 6 या 7 पॉइंट की लीड बारसा ले लेती है, तो बार्सिलोना बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगी टेबल के ऊपर। और अगर हम मैड्रिड डर्बी की बात करते हैं तो भैया, मैड्रिड डर्बी बेसिकली इतनी आसान गेम होने नहीं वाली रियल मैड्रिड के लिए। देखो, रियल मैड्रिड बड़ी गेम को कैसे जीतना है, बड़ी टीम के खिलाफ कैसे अप्रोच करना है गेम को, उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। लेकिन पिछले सीजन में भी एथलेटिको डी मैड्रिड ने होम पर मैड्रिड को हराया था और होम क्राउड का एडवांटेज भी रहेगा उनका। क्राउड फुली सपोर्ट करता है अपनी टीम को। और उसके बाद किलियन एम्बापे लाइनअप में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो आपको पता है कि इंजर्ड हो गए हैं। लेकिन रियल मैड्रिड जो है अभी भी एक क्वालिटी रखती है कि एम्बापे के बगैर भी वो किसी भी टीम को हरा सकती है। और पिछला सीजन जो है वो इस बात का गवाह है कि उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीती थी एम्बापे के बगैर और ला लीगा भी जीती थी। तो मैं मतलब एम्बापे का ना होना जो है वो एडवांटेज नहीं कंसिडर करता एथलेटिको डी मैड्रिड के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने पॉइंट्स लूज कर देगी तो बारसा को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि बारसा और ओसासुना का गेम किस तरह से होने जा रहा है, क्या बार्सिलोना क्या इस गेम को कोई चांस लेगी, हैंसी फ्लिक कोई चांस लेंगे या अपनी उसी लाइनअप के साथ जाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना कुछ ज़्यादा चांसेस लेने नहीं वाली। और हैंसी फ्लिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पर भी उनसे कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हुए थे। उन्होंने बोला कि यार रोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रोटेशन होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज की गेम में कुछ चेंजेस भी करेंगे। अब वो क्या चेंजेस होंगे वो बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि हैंसी फ्लिक को प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल में वो आसान नहीं है। स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था अगेंस्ट विला रियल, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत मुश्किल फिक्चर था। और वहाँ पर उन्होंने अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लामासिया के प्लेयर्स थे, वो उन्होंने 3-4 डाल दिए थे और फिर भी उन्होंने एक हाई स्कोरिंग गेम जो है वो प्रोड्यूस करके हमें दी थी। अब ओसासुना की अगर मैं बात करूं तो ओसासुना देखो 11 पॉइंट के साथ 7th पोजीशन के ऊपर बैठी है टेबल के ऊपर। और ओसासुना बेसिकली होम के ऊपर उनको काफ़ी डिफिकल्ट है बीट करना। 12 अवेलेबल पॉइंट्स में से उन्होंने 10 पॉइंट लिए होम के ऊपर, सिर्फ 2 पॉइंट उन्होंने लूज किए। तो इसका मतलब ये है कि ओसासुना होम के ऊपर इतनी आसान टीम होने नहीं वाली। अब मतलब मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ थोड़े से कुछ बारसा के 2-3 प्लेयर्स को डिस्कस करूंगा क्योंकि वो आजकल बारसा फैंस का बड़ा फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं लाइनअप की बात करता हूं तो लाइनअप में मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो होते हुए नज़र आ नहीं रहे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट यू नेवर नो, एज आई सेड के हैंसी फ्लिक की लाइनअप को प्रेडिक्ट करना कुछ ज़्यादा आसान है नहीं। कीपर आपके पास इनाकी पीनिया ही है, वही रहेंगे। और उसके अलावा कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेस, मेरे ख्याल में यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ सकता है क्योंकि इनिगो मार्टिनेस जो है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में उन्होंने पिछला गेम ख़त्म किया था। तो अभी ये श्योर नहीं है कि वो आज का गेम स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शायद आपको डोमिंगस नज़र आ सकते हैं या कोई और चेंज जो है हो सकता है एरिक गार्सिया को जो है सेंटर बैक की पोजीशन के ऊपर स्टार्ट कराया जाए। बाकी कुंदे राइट बैक पे रहेंगे और बल्दे मुझे लगता है कि लेफ्ट बैक स्टार्ट करेंगे। अब मिडफील्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया मिडफील्ड में अगर एरिक गार्सिया आपको सीबी नज़र आ रहे हैं तो मिडफील्ड के अंदर कसाडो आपको स्टार्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। उनके साथ पैड्री होंगे क्योंकि पैड्री के बारे में जो अभी मैं पढ़ रहा था, स्पोर्ट ने कंफर्म की कि पैड्री आज का गेम स्टार्ट करेंगे। और पिछला गेम जो हमने देखा था तो वहाँ पर पैड्री को हमने काफ़ी ज़्यादा मिस भी किया था क्योंकि आपको मिडफील्ड में कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही थी। हम होम पर खेल रहे थे और मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लाइन ब्रेकिंग पासेस भी नहीं निकल रहे थे, कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग
हमने जो है ना वो प्लेयर्स या इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को हमने उतार दिया था, क्योंकि एरिक गार्सिया से हम ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कसाडो थे, नो डाउट कसाडो ने गेम को बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बहुत अच्छी गेम थी उनकी, लेकिन वही बात है कि क्रिएटिव पासेस नहीं निकल रहे थे। और उसके बाद पैब्लो तोरो ने स्टार्ट किया था, तो पैब्लो तोरे मुझे ख्याल में हो सकता है कि ये गेम स्टार्ट करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। पेड्री और कसाडो का आपको डबल पिवट नज़र आ सकता है, और पैब्लो तोरे जो है वो आपको बिहाइंड द स्ट्राइकर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा यार रफीनिया लेफ्ट विंग पे होंगे, और उसके बाद लेवेंडोस्की, और ऑफ कोर्स लामीन यमाल। अब लामीन यमाल तो भाई इस वक्त टॉपिक उनका बड़ा हॉट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। अब देखो यार, रेस्ट की जहाँ तक बात है ना, आपने आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनका पूरा डाटा मॉनिटर किया जा रहा होता है। और हैंसी फ्लिक ने पिछली गेम में ये बात कही थी कि हमने पूरा डाटा जो हम एनालाइज कर रहे होते हैं, और हमें पता होता है कि कौन से प्लेयर के ऊपर कितना बर्डन डल रहा है, और वो फिजिकली उनकी कंडीशन किस तरह की है। और उन्होंने बोला था कि लामिन जमाल इज़ फाइन, और हम उनको मतलब उसी हिसाब से ट्रीट करें जिस तरह से ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए उनकी फिजिकल सिचुएशन के हिसाब से। तो लामीन यमाल इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके बन चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लामीन यमाल को रेस्ट मिल सकता है। और स्पेशली जब आप गेम स्टार्ट करते हैं, अवे आप खेल रहे हो, पहले हाफ में अगर आप 2-3 गोल की एक कंफर्टेबल लीड ले लेते हो, तो वहाँ पर फिर आप लामीन यमाल को आप हटा सकते हो, और फिर आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज मैं नहीं समझता कि लामीन यमाल जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट या बेंच के ऊपर आपको होते हुए नजर आए। आप इसी तरह यही केस लेवेंडोसी का भी है, लेकिन लामीन के बारे में हम जो थोड़ा ज़्यादा पोजेसिव इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो भी 17 साल के यंग हैं, और कोई भी बारसा फैन वो ये सोच भी नहीं सकता कि वो अगर उनको खुदा ना खासा इंजरी होती है तो फिर बारसा का क्या होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना को वो इस वक्त कैरी कर रहे हैं। और इसी तरह से कुछ जो मैंने आपको डाटा की बात की, तो रफीनिया के बारे में भी अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है उन्होंने असेस किया कि जिस तरह से वो रनिंग कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जिस तरह से फिजिकली वो अपने आप को इंगेज करते हैं गेम्स में, और तो वहाँ पर रफीनिया को कहा गया आप थोड़ा सा आराम करें, मतलब इतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पर स्ट्रेस मत डालें, क्योंकि इससे आपको इंजरी हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा डाटा और ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट के पास होती है, उनको पता होता है कि किस प्लेयर की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। अब जो हैंसी फ्लिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अलावा जो बाकी मीडिया में न्यूज़ आ रही है कुछ प्लेयर्स के बारे में, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो मैं शेज़नी की बात कर लेता हूँ, जो बार्सिलोना के नए कीपर हैं। देखो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन नहीं किया। जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मंडे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट बातों को क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बात कही जा रही है कि शेज़नी सेकंड रोल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, और उन्होंने ये बात कही है कि अगर मुझे फर्स्ट चॉइस कीपर नहीं रखा गया तो फिर मैं शायद साइन नहीं करूंगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है मैटेओ मेरिटो की तरफ से कि शेज़नी ने कहा कि ठीक है मैं सेकंड चॉइस रोल भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो आई एम नॉट श्योर। दूसरी चीज़ ये है कि अगस्त में उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दी थी, फिजिकली वो इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को उन्होंने एक्टिव नहीं रखा था। अब कहा यह जा रहा है कि अगर वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो उनको तकरीबन एक महीने का मतलब एक महीना सॉरी मतलब 20 अक्टूबर के बाद की जो गेम्स होंगी, ये जो अभी आप कह लो कि 20-25 दिन हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो उसके बाद वो फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहेंगे, और फिजिकली अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे कि फिर वो 20 अक्टूबर के बाद बारसा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि अगर वो बारसा को ज्वाइन कर लेते हैं ऑफिशियली, तो फिर उनको हम ला लीगा में भी रजिस्टर कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में भी वो बारसा के लिए को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो ये तो शेज़नी के बारे में एक बात होगी। उसके अलावा आंसू फती के बारे में बहुत सारी बातें ये आ रही हैं कि भैया आंसू फती का क्या होगा, क्या आंसू फती को आज की गेम में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो यार मेरा ओपिनियन तो ये है कि पहली चीज़ ये कि हैंसी फ्लिक को पता है कि आंसू को कब मौका देना है। वो नहीं चाहते, वो उनकी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा खुश है, वो नहीं चाहते कि उनको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, वो मेंटली उनको उस टाइम पर उतारना चाहती हैं ग्राउंड में। जो मुझे लगता है कि जब उनके ऊपर प्रेशर ना हो, वो आराम से आएँ, अच्छी फुटबॉल खेलें, अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, एक आधा गोल स्कोर करें, अच्छे पासेस निकालें, उनकी मूवमेंट अच्छी हो, तो ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए और पुराना आंसू फती हमें देखने को मिले। हम लोग डेस्परेट होते हैं एज अ फैन, लेकिन मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो पेशेंस के साथ चल रहे हैं, और आज की गेम में उनको मौका मिल सकता है। और मैं यही कहूँगा कि यार फिर
फरहान टोरेस से बेहतर है कि आंसू फती को मौका दिया जाए, क्योंकि फरहान टोरेस को देख-देख के मैं तो पक चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी कि बार्सिलोना यहाँ पर अर्ली लीड ले 2-3 गोल की और आंसू फती हमें आधा घंटा कम से कम खेलते हुए नज़र आएँ। फ्रैंकी डी योंग के बारे में मैं बताता चलूँ कि फ्रैंकी डी योंग और गावी के बारे में भी जो हैंसी फ्लिक ने कहा है कि वो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग में कर रहे हैं और फ्रैंकी डी योंग बहुत करीब हैं अभी वापसी के लिए। हो सकता है कि अगले वीक में शायद उनको कुछ मिनट्स मिलें अगले मैच में, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि बार्सिलोना मैनेजमेंट जल्दबाजी नहीं कर रही है अपने प्लेयर्स के साथ। वो उनको फिज़िकली देख रही है, उनको मॉनिटर कर रही है कि उनकी कंडीशन क्या है, ताकि उनको दोबारा इंजरीज़ ना हो और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं फुटबॉल में और मुझे ये लगता है कि आपको गावी और फ्रैंकी डी योंग, आंसू फती, ये सब प्लेयर्स आपको ज़्यादातर जो इनकी जो प्रेज़ेंस आपको ऑन ग्राउंड जो नज़र आएगी ज़्यादा, वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही नज़र आएगी। तो ख़ैर ये अब पूरा मेरा कंक्लूजन था इस वीडियो का। और एक आखिरी बात ये कि मेरी जो प्रिडिक्शन है इस गेम को लेके अगेंस्ट ओसासुना, वो 3-1 प्रिडिक्शन है मेरी फॉर बार्सिलोना। आपकी जो भी प्रिडिक्शन है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।